साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। तो वहीं जनता दरबार में हर बार की तरह इस बार भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं। बता दें, सीएम योगी ने सभी की समस्या को सुना है और अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है, जनता की फरियाद को सुना है, क्या कुछ मुख्य समस्याएं रही हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लखनऊ में होते हैं तो अपने सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर जो फरियादी आते हैं उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसको सुनते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जब मुख्यमंत्री गोरखपुर होते हैं तो वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बड़े पैमाने पर जो फरियादी प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे थे उनकी फरियाद सुनी। साथ ही साथ अधिकारियों को तत्काल फौरी तौर पर संबंधित जिलों के जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अफसरों को भी निर्देशित कर रहे हैं कि जो भी फरियादी हैं उनकी जिले स्तर पर ही समस्याओं का निराकरण किया जाए, ताकि फरियादी को अपनी समस्या के निदान के लिए अलग अलग जगहों पर भटकना न पड़े। हालांकि आज जो फरियादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके 5 कालीदास मार्ग आवास पहुंचे थे, उन सभी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी जो शिकायत पत्र है वो लेने के साथ ही तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी जिस जिले से जुड़ी हुई समस्या है तत्काल वहां के अधिकारियों को निर्देशित कर उसको एक समय सीमा के अंदर सॉल्व कराने के प्रयास तत्काल किए जाएं। जी बिल्कुल। और देखिए, लगातार ये कोशिश सीएम योगी के सामने आती है कि वो सीधा जनता की फरियाद को सुनते हैं बारीकी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक का आज आखिरी दिन है। हाईकोर्ट में आज भी एसआई सर्वे पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का वक्त और मांगा है। तो आज दोपहर 3:30 बजे फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष। तो एसआई सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी और आज क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। जहां लगातार एएसआई की तरफ से भी अब हाईकोर्ट को यह कहा गया है कि बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए सर्वे किया जा सकता है। अब इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट अपना क्या रुख रखता है, क्या फैसला देता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। तो मुस्लिम पक्ष लगातार शुरू से एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है। इसी के साथ 2 दिन का वक्त और मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांगा गया था, जिसके चलते हाईकोर्ट में आज भी इस पूरे मामले पर सुनवाई है। तो एसआई सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई है। महत्वपूर्ण ये दिन जहां मुस्लिम पक्ष ने 2 दिन का समय और मांगा था। तो सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष। तो ज्ञानवापी सर्वे पर रोक का आखिरी दिन है आज, और आज क्या फैसला लिया जाता है? क्या एसआई सर्वे की इजाजत दी जाती है या फिर ये रोक आगे बढ़ाई जाती है? ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष रुख कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी सर्वे को लेकर और ये सलाह दी थी मुस्लिम पक्ष को कि हाईकोर्ट का रुख किया जाए, और मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया है। और इसी के चलते इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। सभी दलीलें जो हैं पेश की जा रही है इस दौरान। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अमन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, आज महत्वपूर्ण दिन है, क्या फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि एएसआई ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि हम बिना नुकसान पहुंचाए भी सर्वे कर सकते हैं। तमाम ये दलीलें भी दी गई हैं, जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई है। अब उसके बाद क्या कुछ निर्णय आने की संभावना? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय बनारस का माहौल है, वाराणसी का माहौल है। हिंदू पक्ष का लगातार कहना है कि आज 3:30 बजे जो है बाबा की बहुत महत्वपूर्ण कृपा रहेगी और हिंदू पक्ष की तरफ से फैसला आएगा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला आएगा 3:30 बजे। और मैं आपको बता दूं, विष्णुशंकर जैन है हिंदू पक्ष के अधिवक्ता जो है हाईकोर्ट में अपना भी पक्ष रखेंगे, और आज देखना यही है कि 3:30 बजे क्या फैसला आता है, हिंदू पक्ष की तरफ से आता है कि नहीं आता। जी
बिल्कुल, देखिए लगातार मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलें रख रहा है। 2 दिन का और समय मांगा गया था और इसी के चलते देखिए सुनवाई हो रही है। अब इस पूरे मामले पर सभी की निगाहें इसी पर है कि आखिर क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। लेकिन आपको क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं कोर्ट के बाहर, अमन? देखिए, प्रतिक्रिया की बात करें तो हिंदू पक्ष है वहां पे पहुंच चुका। और मैं आपको बता दूं कि बीती रात जो है एएसआई टीम के जो हेड को बुलाया गया था वहां पे, कि ड्रिलिंग मशीन ना चलाया जाए, फावड़ा ना चलाया जाए, और जो जो वहां पे मिट्टी का अंश जो होता है, उन्होंने भी था अपनी बात कोर्ट परिसर के अंदर कि मिट्टी का अंश जब तक नहीं लेंगे, जब तक सर्वे मिट्टी का अंश लेंगे, लैब में जाके उसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये जो झड़ी हुई दीवार की मिट्टी है, जो पश्चिमी दीवार की मिट्टी है, वो कितनी पुरानी है, इससे पता चला एसआई सर्वे से। और उन्होंने वहां पे उन्होंने अपनी बात भी रखी, एसआई टीम के जो हेड थे, कि यहाँ पे कोई ड्रिलिंग मशीन नहीं चलाएगी, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया था कि यहाँ पे चलाई गई थी। तो काफी अहम रखता है ये आज का फैसला 3 बजे का। जी बिल्कुल, देखिए इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमन आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से अब खबर, बीजेपी की पसमानदा स्नेह यात्रा टली है। जेपी नड्डा दिखाएंगे इस यात्रा को हरी झंडी। आज से शुरू होने वाली है पसमानदा स्नेह यात्रा। जल्द नई तारीख की घोषणा होगी। नड्डा के कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते यात्रा टली है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां आज से शुरू होने वाली यात्रा पसमानदा स्नेह यात्रा को टाल दिया गया है। जल्द ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रमों की व्यस्तता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि पसमानदा स्नेह यात्रा जिसकी आज से शुरुआत होनी थी उसे टाल दिया गया है। जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? ये कहा जा रहा है कि ये जो यात्रा आज होने वाली थी जिसकी शुरुआत उसे टाला गया है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रमों की व्यस्तता है। और ऐसे में क्या नई तारीख हो सकती है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समाज को अपने साथ लाने के लिए तमाम जो कवायद है वो कर रही थी और इसी कड़ी में पसमानदा स्नेह यात्रा कहीं ना कहीं निकालने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी आज थी और करीब 12 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो जाता और 3 बजे तक कार्यक्रम रखा गया था। यानी 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पूरी यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले थे। लेकिन चूंकि तमाम जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के चल रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम अचानक से तय हुआ है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं उनकी व्यस्तता है और इसको लेकर ये कार्यक्रम टाल दिया गया है। सोर्सेस के हवाले जानकारी फिलहाल जो मिल रही है कि 1 अगस्त को एक बार फिर से इस यात्रा को निकाला जा सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बयान नहीं दिया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 अगस्त को एक बार फिर से इस यात्रा को निकाला जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ लाने के लिए तमाम कवायद कर रही है और इसी कड़ी में इस तरीके की यात्रा जो है भारतीय जनता पार्टी निकालने वाली थी। ये यात्रा तमाम शहरों में जाने वाली, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो तमाम जगहों पर ये यात्रा जाती है और कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी नहीं है। और आपने देखा कि हाल फिलहाल में कई योजनाएं मुस्लिम समाज को लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई हैं। तो निश्चित रूप से इस पूरे यात्रा को, जो कि पसमानदा इसमें यात्रा थी, इसको टाल दिया गया फिलहाल। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को कब निकालती है। बिल्कुल, देखिए क्या वो नई तारीख होती है, क्योंकि बीजेपी तारीखों के जरिए भी बड़ा संदेश देने का प्रयास करती है। ऐसे में क्या वो दिन चुना जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल आजम खां के 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों का मामला, जहां रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है और इस मामले में अंतिम बहस के लिए तारीख नियत थी, जिसमें अब्दुल्ला खान पक्ष के वकीलों ने अदालत में तारीख दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। बता दें कि अंतिम बहस के लिए पिछली तारीख पर आजम खां पक्ष के वकील ने बहस की तैयारी के लिए 6 दिन का समय मांगा था, जो बुधवार को पूरा हो चुका है। मगर अभी अब्दुल्ला पक्ष की ओर से अधिक समय की मांग की गई है, जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति लगाई है। अब 2 दिन बाद 28 जुलाई 2023 की तारीख तय हुई है। अब उस दिन देखना होगा कि अदालत इस प्रार्थना पत्र पर क्या निर्णय देती है।
मुजफ्फरनगर से अब खबर, केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हादसा हुआ है, कई लोग झुलस गए हैं। 2 कर्मचारियों की मौत हुई है, कई बुरी तरह झुलसे हैं, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालाजी एलम हॉस्पिटल फैक्ट्री में यह बड़ा हादसा हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में, माफ कीजिएगा, नई मंडी कोतवाली के भोपा रोड पर यह फैक्ट्री है। तो केमिकल फैक्ट्री में यह बड़ा हादसा, 2 की मौत सामने आई है। तो नई मंडी कोतवाली के भोपा रोड पर है ये फैक्ट्री। तो बड़ा हादसा हुआ है जिसके चलते 2 जिंदगियां चली गई हैं। केमिकल फैक्ट्री में यह हादसा हुआ। फैक्ट्री में बॉयलर फटा है जिसके चलते हादसा हुआ है। कई लोग इस हादसे में शिकार हुए हैं। 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है और कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, बॉयलर फटा है और बड़ा ये हादसा होता है बॉयलर फटने का, और 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग झुलसे बताए जा रहे हैं। क्या संख्या उनकी निकलकर सामने आ रही है, क्या स्थिति? देखिए, बड़ा ये भयानक हादसा हुआ है। बालाजी केमिकल फैक्ट्री थी यहाँ पर, उसमें बॉयलर फटने से हादसा हुआ है जिसमें 2 काम करने वाले मजदूरों की मौत हो गई है और एक गंभीर हालत में जिसे अस्पताल में लाया गया और गंभीर हालत के चलते हायर से रेफर कर दिया गया है। कुछ और कर्मचारी भी मामूली रूप से झुलसे हैं, उनका भी उपचार चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बड़ा ये हादसा हुआ, क्या वजह फिलहाल निकलकर सामने आ रही है जिसके चलते ये बॉयलर फटा है? देखिए, बॉयलर फटा है, टेक्निकल ये प्रॉब्लम है, उसके चलते ये घटना जो है ये सामने आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन आपका। फर्रुखाबाद से अब खबर, बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत हुई है। युवक बाढ़ के पानी में नहाने गया था, पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया। थाना राजेपुर क्षेत्र के दारापुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बाढ़ के पानी में डूबने की वजह से युवक की मौत हुई है। बाढ़ के पानी में युवक नहाने गया था और इस दौरान पैर फिसल गया जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। नोएडा से अब खबर, 3000 करोड़ के जीएसटी स्कैम का मामला। सेक्टर 20 पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी नंदलाल उर्फ नंदू को अरेस्ट किया है। तो सिरसा में बैठकर सेटअप करता था फर्जी कंपनियां। आरोपी कंपनी सेटअप कर आईटीसी से करता था ठगी। पुलिस अब तक 22 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। तो 3000 करोड़ का जीएसटी स्कैम, तो पुलिस अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुका है। 3000 करोड़ के जीएसटी स्कैम का ये पूरा मामला है। तो सेक्टर 20 पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो 3000 करोड़ का ये जीएसटी स्कैम सामने आया है। आरोपी कंपनी सेटअप कर आईटीसी से करता था ठगी। आगरा से अब खबर, ड्रग विभाग का मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। नकली दवाओं की सूचना पर ड्रग विभाग ने रेड मारी है। दवाओं के जखीरे के साथ पकड़ा गया था हॉकर की निशानदेही पर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई है। ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। तो दवाओं को किया गया सीज, नमूने भी कलेक्ट किए गए हैं। सैंपल की रिपोर्ट फेल होने पर दर्ज हुआ है मुकदमा। आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ड्रग विभाग की छापेमारी, जहां सैंपल की रिपोर्ट फेल होने पर दर्ज होगा मुकदमा। तो आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन का चौथे दिन भी तहसील परिसर से धरना प्रदर्शन जारी रहा है। देर रात तहसीलदार के आवास पर भाकियों ने पहुंचकर ढोल और कन्नस्तर बजाकर नींद हराम आंदोलन किया है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन ने कहा, ना सारी रात सोएंगे और ना अधिकारियों को सोने देंगे। दरअसल लाल बाबा आश्रम की लगभग 20 से 30 एकड़ कृषि भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। दूसरा मामला जेठापुर का है।
यहां सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा कर उसको पाट दिया। दोनों समस्याओं को लेकर भाकियों ने 19 जुलाई को तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था और समस्या का समाधान न होने पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। 22 जुलाई से तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन चल रहा है और समस्या का समाधान न होने पर अधिकारियों की नींद हराम आंदोलन, दिल भरो आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी दी थी। तो भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, लगातार आंदोलन किया जा रहा है और ये चेतावनी दी जा रही है कि ना ही खुद सोएंगे ना ही अधिकारियों को सोने देंगे। क्या स्थिति बनी हुई है ग्राउंड जीरो पर? दरअसल ये मामला यहाँ पर जो बताया किसान यूनियन के द्वारा, जो चूंकि धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, 64 दिन भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें क्योंकि ये तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गाँव आता है, वहाँ पे लगभग 20 से 30 एकड़ की ऐसी भूमि है जहाँ पर भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसको लेकर के बाद लगातार जो किसान यूनियन के लोग हैं वहाँ पे जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि इस कब्जे को जब तक नहीं हटाया जाएगा मेरा धरना जारी रहेगा। सीधी सी बात है कि यदि वो हम नहीं सोएंगे और सोने भी नहीं देंगे, उनका नारा। उनका कहना है कि जब आम आदमी परेशान होता है तो किस हद तक हो जा सकता है इसका अभी इनको अंदाजा भी नहीं है, जिसको लेकर के लगातार वहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना यह है कि कब तक उनकी बात प्रशासन के द्वारा सुनी जाती है और कब ये धरना खत्म होगा, कब प्रदर्शन खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। अलीगढ़ से अब खबर, अलीगढ़ एमओयू के छात्रों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समुदाय विशेष के छात्र हिंदू युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। एएमयू में छात्रों की गुंडागर्दी का ये वीडियो है जो कि तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हिंदू युवक को विशेष समुदाय के छात्रों ने पीटा है। आरोपियों ने हिंदू युवक से जूतों पर नाक भी रगड़वाई है। तो पास में ही बैठा नजर आ रहा है छात्र नेता फरहान जुबैरी। करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है ये वीडियो। सिविल लाइन थाना के एएमयू के सुलेमान हाल का ये पूरा वीडियो सामने आया है। तो हिंदू युवक को विशेष समुदाय के छात्रों ने पीटा है और देखिए इसी के साथ नाक भी रगड़वाई है। तो ये पूरा वीडियो सामने आया है। कई बड़े सवाल अब इस पूरे मामले से। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, ये जो वीडियो दिखा रहे हैं दर्शकों को, क्या ये पूरा मामला है? किस तरीके से विशेष समुदाय का युवक हिंदू युवक के साथ था, उसको नाक रगड़वाता है और क्या कुछ हो रहा है, क्या जानकारी? देखिए, जो एएमयू में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो जो हिंदू छात्रों का अक्सर इस तरीके से उत्पीड़न करते रहते हैं। तो यहाँ भी इसमें कोई नई बात नहीं है। ये 10-12 लड़के इकट्ठे हो गए और फिर जो कहते जो एएमयू का सुलेमान है हॉल है, उसमें कमरे में लेके 10-12 लड़के थे। उन्होंने इस लड़के के साथ जम के मारपीट की है और उसके आपने जूते पे रगड़वाई है और जो कहते हैं इसको बुरी तरीके से इसकी वीडियो बनाई है और ये कहते हैं कि मैं जो है कहते हैं तू हिंदू है, तू ये पढ़ता, तेरे ऊपर लड़ाई झगड़ा है। और उसके अलावा भी तो इन्होंने जो बहुत सारी बातें जो मतलब जो एक आदमी के अहम को चोट पहुंचाती हैं वो इसके साथ की हैं। और इसके ये यहाँ पर जो भी इस टाइप की जो भी घटनाएं होती हैं, यहाँ पर अक्सर इस टाइप की घटनाएं होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब पुलिस भी इन सारे मामलों को दबाने के चक्कर में रहती है। पुलिस ने इतनी बड़ी घटना के बाद भी 151 में मामला दर्ज कर लिया। 151 क्या होता है? दोनों को शांति उसमें पाबंद कर देना। तो इतनी बड़ी घटना जहाँ कर की जो मतलब एक हिंदू छात्र को इस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया गया, तो पुलिस की भी इसमें पूरी बराबर की गलती है। जो सिविल लाइन थाना इंचार्ज है उसको इस मामले का संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब अगर हम उसकी बात करें एएमयू प्रशासन की, एएमयू प्रशासन तो अगर कोई रिपोर्ट दर्ज होती तो उसकी खाली बर्खास्तगी की कार्रवाई कर देता। जिस तरीके से अभी एक लड़का उसमें आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा गया, उसके खिलाफ भी अभी तक एएमयू ने कोई वो नहीं की कार्रवाई। तो यहाँ तो जो भी हिंदू छात्र यहाँ पर पढ़ने वाले वो पूरी तरीके से पुलिस के ऊपर रहते हैं, खासकर सिविल लाइन पुलिस के ऊपर। और जब सिविल लाइन पुलिस ही
जो इस तरह के मामलों को दबाने में लगे, हमने देखा अक्सर दबाने में लगी रहती है। ये तो जो बिल्कुल। देखिए योगेंद्र, ये कोई पहला मामला तो है नहीं। पूजा करने से रोका जाता है, उसके बाद हिंदू युवकों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, छात्र नेता पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आप बता रहे हैं कि मामला भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। संज्ञान कौन लेगा? संज्ञान पुलिस लेगी, ठीक है। पुलिस ने 151 में मामला दर्ज करके इस मामले को खत्म करने की कोशिश कर दी पूरी तरीके से। 151 में ये होता है कि दोनों के से बॉन्ड भरवा के तो पाबंद कर दिया जाए, केवल पाबंद हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। जो यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 95% स्टाफ और 95% शिक्षक सब मुस्लिम है। वहां पर अगर किसी भी हिंदू छात्र के साथ कोई भी कार्रवाई होती है तो एएमयू की तरफ से तो आप कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो कोई कार्रवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात यह पुलिस के लिए है। जो पुलिस, सिविल लाइन पुलिस, जब उसके संज्ञान में मामला आया, उसने भी वीडियो देखी होगी, तो उसने कोई भी इस मामले को कुछ नहीं करा, उस मामले को पूरे दबाने की कोशिश की। जी बिल्कुल। एएमयू प्रशासन भी क्या शांत है, खामोश है इस पूरे मामले पर आने के बावजूद भी? देखिए, एएमयू प्रशासन का काम होता है, अगर कोई मारपीट की घटना, कोई भी बात हुई तो वो सिर्फ एफआईआर सिविल लाइन थाने में फॉरवर्ड कर देता है। बाकी काम पुलिस का होता है। अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती तो वो केवल इतना करता कि उस छात्र को सस्पेंड कर देता या उसको यहाँ से बर्खास्त कर देता। इसके अलावा एएमयू प्रशासन का कोई भी काम नहीं है। उनके जो बुल हैं, जो चौकीदार हैं, उनको तो लड़के एक चाटा मारते हैं, वो दूसरी तरफ साइड में भीगी बल्ली बने खड़े रहते हैं, क्योंकि एएमयू का अपनी कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस की एंट्री वैन है। हमने कई बार एसएसपी से इसमें बारे में कहा कि यहाँ पे ये घटना हो रही है, आप वो करिए, कुछ नहीं। सब सारी पुलिस बिल्कुल। देखिए, लगातार इस तरीके की गुंडागर्दियों का वीडियो सामने आता है और इसको बढ़ावा मिल रहा है कहीं ना कहीं। इस पर क्या कार्रवाई होती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका। आगामी लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने के लिए बीजेपी हर तरह के प्रयास में जुटी हुई है। पार्टी पसमानदा मुसलमानों को रिझाने में लगी हुई है। इसके लिए पार्टी 27 जुलाई से पसमानदा स्नेह यात्रा की शुरुआत आज से करने जा रही थी, लेकिन अब इसकी तारीखों को टाल दिया गया है। लेकिन इस यात्रा का मकसद समझिए, क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत गाजियाबाद से होकर यूपी के सभी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में जाएगी। इससे पहले क्या तैयारी है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी का पसमानदा प्रयोग, विपक्ष की उड़ी नींद। पसमानदा मुसलमान बनेंगे बीजेपी के कद्रदान। बीजेपी का प्रोजेक्ट पसमानदा, निकलेगी स्नेह मिलन यात्रा। दिल्ली यूपी टू बिहार, पसमानदा वोटर किसके साथ? 2014 से विजय रथ पर सवार बीजेपी अपने विस्तार का कोई भी मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी अब विपक्ष की बचे जो वोटर हैं, जो उनकी वोटों की बची जमा पूंजी है, उनको भी छीनने में लगी है। मकसद और रणनीति साफ है। 24 में होने वाले चुनाव में मैदान फतेह का। बीजेपी 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर दिल्ली से पसमानदा स्नेह यात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। पसमानदा स्नेह यात्रा की 27 जुलाई से शुरुआत। 7 चरणों में संपन्न होगी पसमानदा स्नेह यात्रा। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय से शुरू की जाएगी यात्रा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर निकलेगी यात्रा। 1 अगस्त से दिल्ली के तुर्कमान गेट से होगी शुरू। दिलशाद गार्डन से होते हुए यूपी में यात्रा करेगी प्रवेश। पहले चरण में यूपी चलेगी पसमानदा संवाद यात्रा। दूसरे चरण में बिहार में प्रवेश करेगी संवाद यात्रा। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल और चौथे में झारखंड में होगा प्रवेश। 5वें चरण में यात्रा महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। 6ठे चरण में महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के लिए जाएगी। 7वें चरण में ये यात्रा हरियाणा में जाएगी। दरअसल देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव से पहले मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है।
समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समाज में डर है। जहन में कई तरह के ख्याल हैं। मुस्लिम संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इसी डर और विरोध का नतीजा है कि बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।